नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो पर्यावरणीय समस्या है ना। जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं, उनसे संबंधित जो आपकी रणनीतियां हैं, वो वाला अपना जो है ना क्या है टॉपिक है। जुलाई 2025 तक जो है ना इसको अपडेट कर दिया गया है। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो सतत विकास सूचकांक आया है, उस सतत विकास सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो सूचकांक हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड हैं, उनका इसमें समावेश किया गया है, ठीक है ना। तो बड़ी ही शानदार क्लास होने वाली है, बड़ा ही शानदार जो है ना वो आपका सेशन होने वाला है। उम्मीद है आप जो है ना सेशन को एंजॉय करोगे और कंटेंट जो है ना वो तो बड़ा ही शानदार होने वाला है, ठीक है ना। जहां जरूरी है वहां उसकी अपन व्याख्या भी करते हुए चलेंगे, ठीक। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला जो अपना प्रश्न है पर्यावरणीय मुद्दे एवं समस्याओं में, ये अपना कौन सा है, पहला प्रश्न है। तो प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। देखो करंट का ही प्रश्न है, ऐड कर दिया है मैंने, और इस प्रकार का जो प्रश्न है वो आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा भी गया है। पहला प्रश्न क्या है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा, है ना। कौन सा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो इसका आंसर बताना है आपको, 7वां स्थान रहा है या 10वां या 6वां या फिर 15वां स्थान रहा है। तो कौन सा स्थान रहा है भारत का, तो आप इसका एक बार देखिए आंसर बताओ कि कौन सा स्थान जो है ना इसका रहा है, ठीक है ना। फटाफट दीजिएगा आंसर। है ना, इस प्रश्न का आंसर तो देखो, तो इस प्रश्न का जो आंसर है ना वो भारत का स्थान कौन सा है, 10वां स्थान है। देखो किस प्रकार से जो है ना इसमें भारत का जो स्थान है ना वो 10वां आया है, देखो एक बार, है ना। ये देखो यहां से है आपका कौन सा, है ना। पढ़िएगा जरा थोड़ा सा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में कि ये जारी कौन करता है, ठीक है ना। क्योंकि आजकल किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या लिखा हुआ है, सीसीपीआई मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है आपका। तो सीसीपीआई 4 प्रमुख श्रेणियों में देशों का मूल्यांकन करता है। 4 जो प्रमुख श्रेणियां हैं उसमें ग्रीन हाउस उत्सर्जन है, जिसका वेटेज जो है ना वो 40% का है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है ना, वो 20% है। ऊर्जा उपयोग जो है ना वो 20% होगा। और जलवायु जो नीतियां है, मतलब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकारों के द्वारा जो है ना वो कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई गई हैं, उसको इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो जो आपका सीसीपीआई है, मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है, वो 4 प्रमुख श्रेणियों के आधार पर तैयार किया जाता है। तैयार करने वाली संस्था जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन इंटरनेशनल, इन 3 संस्थाओं के द्वारा मिलकर जो है ना इसको क्या किया जाता है, आपका तैयार किया जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे अगर बढ़े, है ना, और क्या है, शामिल देश, देखो इसमें कौन कौन से देश जो है ना वो आपके शामिल है ना। तो शामिल जो देश है उसमें देखो आप, शामिल जो देश है उसको ध्यान से देखो। शामिल जो देश है वो 63 देश है, और एक आपका कौन सा है ना, यूरोपीय संघ है, ठीक है ना। ध्यान से देखो 63 देश है और एक आपका कौन सा है, यूरोपीय संघ है। इनको क्यों शामिल किया गया, इनको इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में इन 63 देश एवं जो यूरोपियन यूनियन है उनमें उनका जो है ना 90% से ज्यादा का योगदान है। तो इस वजह से 63+1 के द्वारा जो है ना ये क्या किया जाता है, सूचकांक आपका तैयार किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि सूचकांक में टॉप देश कौन से हैं। तो ध्यान रखना, पहले 3 स्थान खाली हैं, मतलब इनके जो टर्म्स है, इन्होंने जो वो 4 आपके श्रेणियां जो अपनाई, उनको फुलफिल करने वाला कोई देश नहीं है ना। उनको फुलफिल करने वाला कोई देश नहीं है। इस वजह से जो टॉप 3 रैंक्स है ना वो किसी भी देश को प्राप्त नहीं हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। शुरू के 3 जो स्थान है सीसीपीआई के, कौन से वाले के, सीसीपीआई के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में शुरू के जो 3 स्पॉट हैं वो खाली हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथे नंबर पर आएगा सबसे पहले कौन, डेनमार्क। तो चौथे नंबर पर डेनमार्क है। नीदरलैंड जो है ना वो 5वें स्थान पर है, ठीक है ना। यूके जो है ना वो 6वें स्थान पर है। फिलीपींस जो है ना वो 7वें स्थान पर है। मोरक्को जो है वो 8वें स्थान पर है। नॉर्वे जो है ना वो आपके 9वें स्थान पर है, ठीक है ना। नॉर्वे जो है वो कौन से स्थान पर है,
9वें स्थान पर है, और भारत जो है ना वो कौन से स्थान पर है, आपके 10वें स्थान पर है। ठीक है, यहां देखो ईरान 67वें स्थान पर है, और सऊदी अरब, यूएई और रूस जो है ना निचले स्थान पर है। मतलब सबसे नीचा स्थान किसका है, ईरान का। ये 67 इसलिए लिख दिया गया क्योंकि 63 प्लस क्या है, एक, तो बराबर कितने हो गए, 64 हो गए। अब चूंकि शुरू की 3 जो रैंक है ना वो क्या है, खाली है, और रैंक कहां से शुरू हुई है, डेनमार्क से, इस वजह से 67वां नंबर आ रहा है किसका, ईरान का। तो सबसे नीचे वाले स्थान पर कौन है, ईरान है, फिर सऊदी अरब है, यूएई और कौन सा है, रूस है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, है ना। अब देखो प्रश्न क्या आ रहा है, प्रश्न को पढ़ो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है ना, प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से, है ना, कौन सा है, निम्न में से, प्रश्न देखो कितना शानदार बना है, निम्न में से सीसीपीआई 2025 में प्रथम स्थान कौन सा, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, या स्वीडन है ना, या कोई देश जो है ना वो प्रथम स्थान पर नहीं है। तो आप जो है ना इसका विकल्प, इसका जो है ना वो कमेंट्स करके क्या करोगे, आंसर दोगे और बताओगे मुझे कि इस स्थान पर जो है ना वो आपका कौन सा देश है। देखता हूं मैं, देखे जो है ना इसका सही आंसर देने का प्रयास कौन करता है। ठीक है, तो फटाफट दो देंगे, है ना, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। तो दे दिया सभी ने, आंसर कौन सा आएगा इसमें, 4 नंबर आंसर आएगा, क्योंकि कोई देश जो है ना वो पहले स्थान पर नहीं है ना। 3 स्पॉट जो है ना वो आपकी क्या है, खाली है। हाँ, चौथे स्थान पर डेनमार्क है, 5वें स्थान पर कौन है, नीदरलैंड है, फिर 6 नंबर पर आपका स्वीडन, फिर वो यूके, और फिर आपका कौन सा है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, फिलीपींस है, फिर मोरक्को है, फिर नॉर्वे है, और 10वें नंबर पर आपका कौन आ जाता है, भारत का स्थान आ जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो प्रश्न था वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला देखो यहां से, और ये जो है ना नया सूचकांक है, पहली बार ये सूचकांक जो है ना वो जारी किया गया है, पर्यावरण से ही रिलेटेड है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। मैंने केवल कथनों के माध्यम से जो है ना इसको पूरा करने का प्रयास किया है ना। सूचकांक कौन सा है, 3 नंबर का प्रश्न, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 कौन सा है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 है। इसके बारे में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है ना, पर कथनों के माध्यम से मैंने इस प्रश्न को जो है ना वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 वही जर्मन वॉच संस्था बर्लिन के द्वारा क्या किया गया है, इसको प्रकाशित किया गया है। ठीक है ना, जो आपकी सीसीपीआई जिसने जारी किया था ना, जर्मन वॉच जो कंपनी थी, जिसकी फिर वो अन्य सहायक जो संस्थान है, उनके सहयोग से किसने तैयार किया है, इस जर्मन वॉच संस्था ने तैयार किया है। तो पहला कथन आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना, जलवायु जोखिम सूचकांक, यहां से जलवायु जोखिम सूचकांक चरम मौसम के कारण होने वाले मानवीय और आर्थिक नुकसान के आधार पर देशों को रैंक करता है। किसके आधार पर करता है, यहां से काम किया, ध्यान रखना, है ना। चरम मौसम के कारण, चरम जो जलवायु परिस्थितियां है ना, चरम मौसम है या जलवायु परिवर्तन के कारण से जो चरम मौसमी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके कारण से जो मानवीय और आर्थिक नुकसान होता है, कि कौन सा देश इन चरम मौसमी घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसके आधार पर क्या किया जाता है, इसमें रैंक जो है ना वो जारी किया जाता है। तो ये 2 नंबर भी आपका क्या है, सही है। इस सूचकांक में अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण सी नंबर, इस सूचकांक में भारत 6वें स्थान पर है, ध्यान रखना, इस सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, 6वें स्थान पर है, तथा 1993 से 2022 के बीच, है ना, चरम मौसम की घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में क्या है, शामिल है। ये ध्यान रख लेना, इस जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 6वें स्थान पर है। इसका मतलब ये हो गया कि चरम मौसमी घटनाओं से विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है जो चरम मौसमी घटनाओं से क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। कौन से कालखंड के दौरान, कालखंड है 1993 से 2022 के मध्य। ठीक है, ध्यान रखना, 6वें स्थान पर है। सर्वाधिक 6वीं सबसे ज्यादा चरम मौसमी घटनाएं कहां हुई हैं, भारत में हुई हैं। यह ध्यान रखना है, कब से कब, 1993 से लगाकर 2022 तक। तो यह कथन भी आपका सही है। चरम मौसम की घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 5 जो देश हैं, उसमें एक देश तो आपका कौन सा है, डोमिनिका, जो आपके कैरिबियाई द्वीप समूह है ना, वहां का है। दूसरा है आपका चीन, सबसे ज्यादा 1993 से लगाकर सन 2022 के मध्य तक सबसे ज्यादा चरम मौसमी घटनाओं से प्रभावित देश कौन सा है, डोमिनिका है।
दूसरे नंबर पर कौन है? चीन है। तीसरे नंबर पर कौन है? होंडुरास है। होंडुरास जो मध्य अमेरिकी देश है। कौन सा देश है? मध्य अमेरिकी देश। फिर चौथे नंबर पर है म्यांमार जो अपना पड़ोसी है। और पांचवें नंबर पर कौन है? इटली। और भारत कौन से नंबर पर आएगा? 6 नंबर पर आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसमें सभी विकल्प जो है ना वो आपके क्या है? राइट है। बड़ा ही महत्वपूर्ण था आपका कौन सा? आपका कौन सा? जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 पहली बार जारी हुआ है। ध्यान रख लेना, प्रश्न बन सकता है, क्योंकि मैंने है ना ऊपर थंबनेल में लगा रखा है कि जुलाई 2025 तक अपडेट है ना। तो जलवायु इससे पर्यावरण से संबंधित जितनी भी बातें हैं नहीं, उन सबको मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले वाला जो प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़ो देंगे, है ना। अगला क्या कह रहा है? वो जलवायु परिवर्तन सूचकांक था। ये कौन सा है? पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक थी। वो अभी जो हमने सबसे पहले पढ़ा 1 नंबर पर, वो था जलवायु परिवर्तन प्रदूषण सूचकांक 2025। और ये कौन है? ये है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक, है ना। ध्यान रखना, ये 2025 में अभी तक जारी नहीं हुआ है ना। इस वजह से कौन सा है? पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 है। इसमें भारत की रैंक क्या थी, है ना? 180 देशों में जो है ना 176वीं रैंक है। 180 देशों में 177वीं रैंक है। 133 देशों में 39वीं रैंक है, या फिर 191 देशों में 39वीं रैंक है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आपका कौन सा है? देखिए कमेंट्स करके बताओ इसका राइट आंसर कौन सा है ना। फिर मैं बता देता हूं कि इसका राइट आंसर आपका कौन सा होने वाला है। तो इसका राइट आंसर पहला ही है। राइट आंसर कौन सा है? पहला ही है। 180 देशों में कौन सी रैंक है? आपकी 176वीं रैंक है। किसकी? भारत की। ध्यान रखना। अब इसके बारे में कुछ बातें हैं, वो भी थोड़ा सा पढ़ लो। देखो ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ बातें हैं इस सूचकांक के बारे में। सबसे पहली बात तो क्या है? ईपीआई, एनवायरमेंटल है ना परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 है ये। ठीक है, ध्यान रखना। अब है क्या? जारी कौन करता है? येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। सेंटर का नाम क्या है? येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा यह जारी किया जाता है। कौन सा वाला? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ध्यान रखना, यह पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक है। और शुरू में हमने जो पढ़ा वो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है। ठीक है, ध्यान रखना। उसमें 10वां स्थान है भारत का, है ना। कितने में? 63 + 1 64 देशों में। और यहां 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 176वां स्थान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले देश कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी और कौन सा? फिनलैंड। चारों के चारों किसके हैं? यूरोप महाद्वीप के हैं। कौन कौन से? एस्टोनिया, है ना, लग्जमबर्ग। एस्टोनिया जो आपका बाल्टिक देश है ना। लग्जमबर्ग जो आपका बेनेलक्स जो देश है, निम्न भूमि का जो देश है। इसके अलावा जर्मनी और कौन सा? फिनलैंड। तो सबसे टॉप रैंक पर कौन हुआ? एस्टोनिया हुआ। और ये प्रश्न जो है ना शायद किसी ना किसी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये पूछा गया है। कंफर्म मुझे ध्यान में नहीं है कौन सी में पूछा गया है, लेकिन पूछा जरूर गया है। भारत का देखो, भारत की अगर अपन बात करें तो भारत है ना 27.6 अंकों के साथ 180 देशों में 176वें स्थान पर है। भारत की रैंक कौन सी है? 180 देशों में 176वें स्थान पर है। केवल पाकिस्तान, है ना, वियतनाम, लाओस और म्यांमार ही क्या है? भारत से पीछे है। ठीक है ना, मतलब ये हमसे क्या है? पीछे है। तो अपने लिए तो ये ध्यान में रखना है 180 देशों में कौन सा स्थान है? 176 है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि इन देशों का वायु गुणवत्ता, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जैव विविधता संरक्षण में प्रदर्शन कैसा रहा है? खराब रहा है ना, जिसका कारण कोयले पर निर्भरता ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर एक नोट डला हुआ है, वो नोट बड़े काम का है आपका, है ना। ध्यान रखना, मैंने 3 सूचकांक जो है ना वो आपको करवा दिए हैं लेटेस्ट जो है। फिर एक नोट है, ये नोट भी बड़ा काम का है। यहां से देखो नोट क्या कह रहा है। अगला प्रश्न तो बाद में पढ़ लेना आप, है ना। अगले प्रश्न का तो आंसर आपको देना ही देना है। नोट क्या कह रहा है? ये देखो पहला नोट, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, क्योंकि 2025 का अभी तक नहीं आया है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक ये कहां टकराएगा? ये भारत में उद्योगों के विकास से आपका टकराएगा। इसलिए मैंने नोट डालकर जो है ना यहाँ लिख दिया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 133 देशों में कौन सी है? 39वीं है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये आपके सेकंड ग्रेड के कौन से टॉपिक से जाकर टकराएगा या कौन से टॉपिक से रिलेटेड है,
इकोनॉमिक्स में जो भारत में उद्योगों का जो विकास है वहां जाकर ये टॉपिक जो है ना वो आपका कनेक्ट होगा, ध्यान रख लेना। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 133 देशों में कौन सी है? 39वीं है, इंपॉर्टेंट। अगला देखो, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, ये 2023 के बाद में अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेटेस्ट यही है। कौन सा? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 137 अर्थव्यवस्थाओं में कौन सी है? 40वीं रैंक है। मतलब वैश्विक नवाचार सूचकांक में 133 देशों में 39 और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 137 देशों में कौन सी रैंक है? 40वीं रैंक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है इनमें वो है आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023। ये भी नया जारी नहीं हुआ है, ध्यान रखना 2023 का ही है। इसमें भारत का जो रैंक है वो 139 देशों में 38वें स्थान पर है। इन तीनों सूचकांकों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो लास्ट वाला है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? लास्ट वाला है, लॉजिस्टिक आपका प्रदर्शन सूचकांक, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है, यही आपको ध्यान में रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस 139 देशों में कौन से स्थान पर है? अपन 38वें स्थान पर है। तो ये तीनों के तीनों सूचकांक भारत में उद्योगों के विकास से जाकर क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। इस वजह से आपको यहां ये कंटेंट जो है ना वो दिया गया है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। ठीक है, अगला देखो, प्रश्न क्या है? प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ो, इसी में से प्रश्न उठाया गया है। प्रश्न क्या है? पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक है ना, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में शीर्ष रैंक प्राप्त करता देश कौन सा है? तो अभी तो आया था कौन सा? एस्टोनिया, फिर लग्जमबर्ग। एस्टोनिया आया, फिर कौन सा आया था? लग्जमबर्ग आया था। तो एस्टोनिया पहले नंबर पर है, फिर आपका जो है ना वो लग्जमबर्ग है, इसके अलावा आपका जर्मनी है, इसके अलावा फिनलैंड जो है ना वो आपका है। तो कौन सा आंसर है? एस्टोनिया जो है ना इसका राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखो भी, अब ये लेटेस्ट जो है ना, जो पर्यावरण दिवस है, जो आपके है ना पृथ्वी दिवस है, उनकी थीम भी जो है ना वो आपके सामने है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा, याद करने का प्रयास भी करते रहिएगा। पहला क्या है? पहला है आपका कौन सा? विश्व पर्यावरण दिवस। सब जानते हो कब मनाया जाता है ना? 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 5 जून 2025 को जो मनाया गया, वैश्विक स्तर पर इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई है? दक्षिणी कोरिया के द्वारा की गई है। अपने लिए काम का कौन सा है? अपने लिए काम का इसका थीम है, और थीम कौन है? प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। किसका है? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की ये थीम है। 2 नंबर पर कौन है? विश्व पृथ्वी दिवस। कौन सा है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल 2025 वाले की थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। कौन सी है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लेनेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसकी भी थीम, क्योंकि ये थीम जो है ना वो आपसे पूछ लेता है। फिर कौन सा आया? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, मतलब वानिकी दिवस है। और वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? वन दिवस जो है ना अंतरराष्ट्रीय, वो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। तो 21 मार्च 2025 को जो मनाया गया, उसकी थीम थी कौन सी? वन और भोजन। ठीक है, और लास्ट आपका कौन सा है? विश्व जल दिवस, जो मनाया जाता है कब? 22 अप्रैल को, तो 22 मार्च को। तो जो 22 मार्च 2025 को मनाया गया, उसका है आपका कौन सा? हिमनद संरक्षण। और इससे रिलेटेड पीछे के एग्जाम में आरपीएससी ने क्या कर लिया है? प्रश्न पूछ लिया है। इसका मतलब यहां से प्रश्न बनने की जो है ना वो 100% क्या है? संभावना है। ध्यान रखना, विश्व जल दिवस की थीम 2025 वाली की कौन है? हिमनद परिरक्षण। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि पीछे ये प्रश्न पूछ लिया गया है ना। हालांकि दूसरा प्रश्न था वो अलग प्रकार से पूछा गया था, लेकिन प्रश्न जो है ना यहाँ हिमनद से रिलेटेड जो प्रश्न है ना वो पूछ लिया गया है। कैसे पूछा है वो आपके सामने है ना। वो क्या है? वो आपके सामने है, अभी बताता हूं किस प्रकार का प्रश्न पूछा था। प्रश्न पूछा था कि ये वाला है ना, ग्लेशियर संरक्षण के लिए यूएनओ ने कौन से वर्ष को जो है ना अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2025 को निम्न के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। मतलब 2025 जो है ना वो ग्लेशियर संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष है, और ये एग्जाम में पूछ लिया गया है।
ये वाला जो क्वेश्चन है किसमें पूछ लिया गया है, एग्जाम में। और 2025 ही कौन सा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता का अंतरराष्ट्रीय दिवस भी है, और शांति और विश्वास का भी है, और क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी है। तो ये ध्यान रख लेना, प्रश्न पूछ लिया गया है। आगे बढ़े, कौन सा है, विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस, जो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। जो आपका 2 फरवरी 2025 को मनाया गया, उसका विषय था, उसकी थीम थी कौन सी, हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा, मतलब प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर शेयर फ्यूचर। किसकी थीम थी ये, ध्यान रखना, विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस की जो है ना ये थीम थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। ये भी हाल फिलहाल की जो एग्जाम्स है ना उसमें ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो देखो देखिए क्या कह रहा है सूची 1 और सूची 2। इसमें एक तरफ तो क्या है, यूएन सम्मेलन है, मतलब यूएनसीसी के सम्मेलन है ना, किसके सम्मेलन है, और इधर आपका शहर दिया गया है। एक तो COP 26, एक COP 28, एक COP 29 है ना, 26, 27, 28 और 29 है। तो आप सभी जानते हो 29 तो कहां हुआ है, बाकू में हुआ है। तो इसके हिसाब से आप देख लो, देखिए है ना, 28 तो कहां हुआ है, बाकू में हुआ है। 26 जो है ना वो आपका ग्लासगो में हुआ था। 28 जो है ना वो आपका शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। और 27 जो है ना वो आपका कहां हुआ, दुबई में हुआ। ठीक है, तो आप देख लो, एक में तो कौन सा आया रे, 4, तो 4 यहां भी है, 4 यहां भी है। और बी में आया कौन सा, 3, बी में 3 कहां से आ गया, हाँ 27 जो है ना वो आपका कहां हुआ है, इसमें थोड़े से गड़बड़ हो गए शायद ऑप्शन। 26 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 27 जो है ना वो आपका कहां हुआ है, दुबई में हुआ ना, कहां हुआ है, दुबई में। तो यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 28 जो है ना वो हुआ शर्म अल शेख में, है ना। शर्म अल शेख का मतलब कहां हो गया, मिस्र में। नहीं, थोड़ा गड़बड़ है, ऐसे देखो, ऐसे देखो, है ना। 29 तो जो है ना वो आपका बाकू में हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन शायद बन सकता है, देखो, है ना। और फिर आपका 28 जो है ना वो हुआ है कहां, दुबई में, इसका मतलब ये हुआ। और जो 27 है वो कहां हुआ है, शर्म अल शेख में, और ये हुआ है आपका कहां, ग्लासगो में। मतलब 2 नंबर का विकल्प जो है ना इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, 2 नंबर का जो विकल्प है इसका क्या है, राइट आंसर है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यूएनएफसीसी कौन सा वाला है, यूएनएफसीसी COP 30 वर्ष 2024 आयोजित होगा, कहां आयोजित होगा, तो बताओ देंगे, है ना। बेलम ब्राजील में होगा, ब्यूनस आयर्स कौन सा है ये ब्यूनस आयर्स है, अर्जेंटीना में होगा, या लापाज बोलिविया में होगा, या रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। तो इसका आयोजन कहां होगा, आपके बेलम ब्राजील में होगा। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन इस राइट आंसर है। आगे आ जाओ, देखो थोड़ी सी इसकी भी बात कर लेते हैं, किसकी, यूएनएफसीसी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूएनएफसीसी क्या कहता है, तो इसकी भी थोड़ी सी बात कर लो। देखो यूएनएफसीसी इसका मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में अस्तित्व में आई, और 1994 में जो है ना इसने काम करना शुरू कर दिया। तो ध्यान रखना, यूएनएफसीसी है ना, यूएनओ का एक संगठन है जो आपके जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो है ना वो क्या करती है, कार्य करती है। इस सम्मेलन में यह निर्धारित किया गया कि सदस्य राष्ट्र प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन में एकत्रित होंगे तथा जलवायु संबंधी चिंताओं और कार्य योजनाओं पर चर्चा करेंगे। जितने भी सदस्य देश हैं यूएनएफसीसी के, वो सभी प्रतिवर्ष क्या होंगे, इकट्ठा होंगे, और जो जलवायु से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी रणनीतियां हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन को क्या नाम दिया जाता है, इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब सीओपी की संज्ञा दी जाती है। और सीओपी जो होता है ना, देखो कॉप यूएनएफसीसी का मतलब सीओपी जो है ना वो यूएनएफसीसी का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला क्या है, कार्यकारी निकाय है। यह भी ध्यान रख लेना। COP 1 1995 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुआ था। तो ये तो कोई इतना स्पेशल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगले की तरफ अगर अपन बढ़े तो अगला देखो, यहां से देख लो आपका कौन सा वाला है,
है ना, काम की चीजें हैं जो मैं पीछे आपके प्रश्न में करवा चुका। COP29 जो है ना 2024 में बाकू आपके अजरबैजान में हुआ था। बाकू कहाँ हुआ था? अजरबैजान में हुआ था, ठीक है ना, बाकू अजरबैजान में हुआ। COP29 में ये काम का है, यहां से ध्यान रख लेना, ये काम का है। COP29 में जलवायु वित्त पर नया सामूहिक है ना परिमाणित लक्ष्य आपका निर्धारित किया गया, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को वर्ष 2035 तक पूर्व लक्ष्य $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर कितना बिलियन कर दिया गया? 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका मतलब ऐसे होता है कि जो विकसित राष्ट्र है ना, वो विकासशील देशों को ये जो जलवायु की जो परिस्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए सहायता उपलब्ध करवाएंगे, और ये सहायता प्रतिवर्ष होगी 2035 तक कितने बिलियन डॉलर की? 300 बिलियन डॉलर की। पहले ये कितनी हुआ करती थी? 100 बिलियन डॉलर, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 300 बिलियन डॉलर कर दिया गया। COP30 2025 बेलम ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट, भारत ने COP33 मतलब 2028 मतलब UNFCCC COP33 मतलब 33 2028 की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है। मेजबानी मिलती है या नहीं मिलती वो आगे देखा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने प्रश्न तो बना दिया है आप लोगों के लिए। प्रश्न क्या बनाया है पढ़ो, देखें। अभी जो प्रश्न बनाया था ना, भारत ने UNFCCC COP के कौन से सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है? तो COP33 2028, COP35 2030, COP34 2029 या फिर आपका है ना COP30 2026। तो कौन से का रखा है भैया, ध्यान रखना है ना। 33 वाला जो सम्मेलन है उसका प्रस्ताव किसने रखा है? भारत ने रखा है, ध्यान रखना। और ये प्रश्न फिर से मैंने एक प्रश्न बनाया, बड़ा शानदार प्रश्न बना है भैया, इस प्रश्न का आंसर दो। हालांकि मैं इसकी चर्चा कर चुका। क्या है? COP29 में विकासशील देशों के लिए वर्ष 2035 तक जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं से निपटने हेतु सहायता के रूप में प्रतिवर्ष कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि जुटाने का वादा किया गया है? तो अभी हमने चर्चा की है ना, कितनी धनराशि? 300 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष जो है ना वो किनको दिया जाएगा? विकासशील देशों को दिया जाएगा, ताकि वो जलवायु से संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे निपट सके, है ना, उनके विकल्प को तलाश कर सके। भारत ने इसका क्या किया है? विरोध किया था, क्योंकि ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होता है, ठीक है ना, इसलिए है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न था भैया। अब आ जाओ, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके सामने और बड़े ही शानदार हैं, है ना, और इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद में जो है ना आपके सतत विकास लक्ष्य भी हैं, और सतत विकास लक्ष्य में जो अभी सतत विकास सूचकांक जो है ना वो यूएनओ के द्वारा जारी किया गया है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर औसत सतही तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों मतलब 1850 से लगाकर 1900 की अवधि से 1.55 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। यहां यह ध्यान रखना, विश्व का सबसे गर्म साल है 2024। विश्व का क्या है? सबसे गर्म साल है कौन सा? 2024, जिसका तापमान जो है ना वो आपके पूर्व औद्योगिक स्तर मतलब 1850 से 1900 के बीच में जो तापमान था उससे कितना डिग्री ज्यादा है? 1.55 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। जो निर्धारित आधार रेखा मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाला पहला वर्ष है। ध्यान रखना, ये आधार रेखा है। प्रयास ये किया जाए कि पृथ्वी का जो तापमान है ना उसको 1 डिग्री मतलब 2 डिग्री से ज्यादा नहीं जाना, 2 डिग्री से नीचे ही रखने का प्रयास किया जाए। आधार रेखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पृथ्वी के तापमान को बढ़ने दिया जाए, इससे ज्यादा नहीं बढ़े, इससे ज्यादा पृथ्वी का तापमान औसत तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। ये आधार रेखा है, ध्यान रखना। और ये जो वर्ष 2024 था इस आधार रेखा को पार करने वाला पहला वर्ष था, मतलब विश्व का सबसे गर्म वर्ष कौन सा है? ये 2024 है। UNFCCC जलवायु परिवर्तन समझौता 2015, इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री तक सीमित रखना था। कौन से वाले का? 2015, जो कहां हुआ था? में हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत में मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वर्ष 2024 में भारत का तापमान जो है ना वो सामान्य से कितने डिग्री सेल्सियस अधिक रहा? 0.85 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। यहां ये भी ध्यान रख लेना, सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है, क्योंकि अभी हमने जलवायु
वो जोखिम सूचकांक देखा 2025, भारत चरम मौसमी घटनाओं 1992 से लगाकर सन 1993 से लगाकर सन 2022 के मध्य छठवां सबसे प्रभावित देश है। तो भैया देख, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो है ना, जो इमर्जिंग जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें चीन पर भी पड़ेगा और भारत पर भी पड़ेगा। इस वजह से भारत जो है ना वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुत सारे क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ठीक है, अपने यहाँ विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है और अगर अपन जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे तो अपने यहाँ सबसे बड़ी समस्या खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा, ये ध्यान रखना ना। इसी वजह से भारत सरकार जो है ना वो क्या कर रही है, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन को रोकने के हर संभव जो है ना वो प्रयास कर रही है। वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ अभी, है ना। तो अभी आपको पता है वर्ष 2024 वाला, तो वर्ष 2024 में तो कौन सा था आपका, 28 था, है ना। कहाँ आयोजित हुआ वो, तो 28 जो है ना वो आपके बाकू में हुआ। सॉरी, वर्ष 2024 वाला तो कौन सा था, है ना, वर्ष 2024 वाला तो कौन सा था भाई, वर्ष 2024 वाला 29 था। कौन सा वाला था, 29। और वर्ष 2023 वाला जो है ना वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये तो जो है ना 29 हो गया, और वर्ष 2023 वाला 28 हो जाएगा, है ना। और वर्ष 2022 वाला मतलब कहाँ हो गया, 27। इसका मतलब 27 कहाँ हुआ है, शार्म शेख मिस्र में हुआ है, इज द राइट आंसर। ठीक है ना। पीछे एक बार फिर से चलते हैं अपन, एक बार फिर से वापस से चलते हैं। देखो वो एक प्रश्न था ना, कहां से था ये वाला, इसका मतलब बाकू में तो हुआ 29 और 28 जो है ना वो कहाँ हुआ, दुबई में। तो 28 दुबई में सी है, 27 शार्म शेख और 26 जो है ना वो आपका कहाँ था, ग्लासगो में था। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं रबिया, है ना, ये आपका हो गया है। अगला देखो भी, ये आपका प्रश्न जो पिछली सेकंड ग्रेड में आया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का 39वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ, बाकू में हुआ, अजरबैजान बाकू में हुआ है। इजी प्रश्न था इसलिए फटाफट आगे बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न ये है सबसे ज्यादा काम का प्रश्न और ये वापस से रिपीट होने की 100% संभावना जो है ना वो आपकी रहेगी। क्यों संभावना क्यों रहेगी, क्योंकि वर्ष 2024 जो था ना वो विश्व का सबसे गर्म साल था, है ना। पूर्व औद्योगिक जो स्तर है 1850 से लगाकर 1900, है ना, वहां जो निर्धारित तापमान था मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस, उससे क्या था आपके 1.55 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। तो ये प्रश्न जो है ना वो रिपीट होने की संभावना 100% रहेगी। पेरिस समझौते के अनुसार इस शताब्दी में विश्व तापमान वृद्धि को नियंत्रित रखने का लक्ष्य कौन सा है, तो ये रहा पूर्व औद्योगिक स्तर 2 डिग्री से पर्याप्त नीचे, आधार रेखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस की, तो इसको कितने डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का प्रयास किया जाएगा, पेरिस जलवायु समझौते के अनुसार 2 डिग्री से नीचे। आधार रेखा कितने की है, 1.5 डिग्री सेल्सियस की है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न वापस से बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना भैया। आगे आ जाओ, कुछ स्पेशल फैक्ट डाले हैं इस कि आप लोगों का जो है ना कोई प्रश्न गलत ना हो, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार, कौन सा प्रोटोकॉल है भैया, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें कौन सी हैं, तो ये 6 जो है ना आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें हैं। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव वाली जो गैस है वो कौन सी है, CO2 है। फिर मिथेन, मतलब सबसे बड़ी ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस CO2, फिर मिथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर परफ्लोरोकार्बन और लास्ट में कौन सा, सल्फर हेक्साक्लोराइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां से भी प्रश्न आपका बन सकता है कि निम्न में से कौन सी जो है ना वो ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस है या नहीं है। तो मैंने सारे नाम आपके यहां लिख दिए हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख है, फिर मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, फिर परफ्लोरोकार्बन है और लास्ट में सल्फर हेक्साक्लोराइड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट था ये भी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भैया। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है भैया, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध अभी तो आया ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसों से रिलेटेड है, मतलब वैश्विक तापमान से रिलेटेड है। आर्थिक सहयोग नहीं, निःशस्त्रीकरण नहीं, भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करना, बिल्कुल ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसों के उत्सर्जन को क्या करना, कम करना, इज राइट आंसर। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया। ओजोन, कुछ मतलब परंपरागत प्रश्न डाले हैं मैंने बीच में ताकि ये भी जो है ना वो आपके कंप्लीट हो जाए।
ओजोन परत नष्ट होने का मुख्य कारण कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कौन सा? अमोनिया। तो बिल्कुल इजी आंसर है भैया कौन सा? आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि क्लोरीन का एक अणु 1,00,000 ओजोन के अणुओं को क्या करता है? तोड़ने की क्षमता रखता है। ये थोड़ा सा प्रश्न देखो क्या कह रहा है ना। 15वें नंबर का प्रश्न देखो भैया, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है ना? मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, यही राइट आंसर है। जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, या स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसी में निर्णय लिया गया था कि प्रतिवर्ष 5 जून को क्या मनाया जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसलिए मैंने इसकी थीम नहीं लिखी है, क्योंकि अभी ये दिवस आएगा। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है भैया? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। असंगति आ गया भाई, एसडीजी इंडेक्स जो है ना वो आपके सामने है, ध्यान रख लेना। राजस्थान के संदर्भ में फिर भारत वाला एसडीजी इंडेक्स जो है ना वो आपके सामने आ जाएगा। संगत का चयन करना है, एसडीजी इंडेक्स है और शीर्ष जिला है, राजस्थान के संदर्भ में है। एसडीजी 1.0 2020 शीर्ष स्थान पर झुंझुनू था क्या? बताना। देखिए, एसडीजी 2.0 2021 शीर्ष स्थान पर कोटा था क्या? बताना। देखिए, एसडीजी 3.0 2022 में शीर्ष स्थान पर जयपुर था क्या? बताना। देखिए, एसडीजी 4.0 2023 में पहले स्थान पर सीकर था क्या? बताना। देखिए, एसडीजी 5.0 2024 पहले स्थान पर झुंझुनू था क्या? तो बताओ भी, देखो कौन सा गलत है इसमें। तो देखो, एसडीजी 1.0 शीर्ष स्थान पर झुंझुनू, 2.0 शीर्ष स्थान पर कोटा, 3.0 शीर्ष स्थान पर जयपुर, 4.0 शीर्ष स्थान पर सीकर और 5.0 शीर्ष स्थान पर झुंझुनू। तो सारे ही आपके क्या है? संगत है, कोई असंगत नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे आ जाओ, कितना शानदार क्वेश्चन बनाया है, देखिए इस प्रश्न को, और इस प्रश्न का कौन आंसर देता है यही देखने लायक बात होगी। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 5.0 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5.0 में राज्य का एसडीजी स्कोर जो है ना वो 59.1 है। बताओ, देखिए इस प्रश्न का आंसर। 5.0 में अंतिम रैंक क्रमशः जैसलमेर और 12 की है। क्या ये सही लाइन है? एसडीजी 5.0 में झुंझुनू झुंझुनू एकमात्र जिला जो फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल है। ठीक, 5.0 में झुंझुनू जिले को छोड़कर शेष सभी जिले परफॉर्मर श्रेणी में आते हैं। बताना है आपको। 5.0 में एकमात्र 12 जिला एस्पिरिएंट श्रेणी में है। बताना है आपको। 5.0 में एकमात्र सीकर जिला अचीवर श्रेणी में है। कौन सा सही है इसमें से? आंसर करके मेरे को बताओ, फटाफट बताओ। देखिए, फिर मैं थोड़ा सा आपको यहां से दिखाता हूं। देखो, ये तो शायद आप लोगों को नजर नहीं आएगा, ये मानचित्र देखो आप तो राजस्थान का। ठीक है, अब यहां से आ जाओ। शीर्ष स्थान पर कौन है? झुंझुनू है 66.44 अंकों के साथ। ठीक है, अब यहां आओ जैसलमेर। जैसलमेर कितना है? 50.63। इसमें आप देखो कहीं आपको 50.63 नजर आएगा, कहीं भी आपको 50.63 से नीचे नहीं आएगा, है ना। 50.63 सबसे कम किसका है? जैसलमेर का। दूसरा सबसे कम किसका है? 12 का, 51.42%। तो सबसे मतलब शीर्ष स्थान पर तो कौन हुआ? झुंझुनू। और निम्नतम स्थान पर हुआ आपका कौन? जैसलमेर 50.63 अंकों के साथ। और दूसरे नंबर पर कौन हुआ? 12 हुआ। ठीक है, ये तो ध्यान रखना। अब यहां आ जाओ, इस वाले भाग में आओ। देखो, अचीवर्स का मतलब होता है एसडीआई स्कोर इज इक्वल टू 100। मतलब जिस जिले का एसडीजी जो सूचकांक है ना, एसडीजीआई जो स्कोर है, अगर वो 100 है तो वो कौन सा होगा? अचीवर होगा। क्या राजस्थान का कोई जिला इस कलर में आपको नजर आ रहा है? तो राजस्थान का कोई जिला अचीवर नहीं है, ध्यान रखना। यहां देखो, परफॉर्मर इस कलर में, जिसका एसडीआई स्कोर लेस देन 65 बट ग्रेटर देन
इक्वल टू 50, मतलब 50 और 65 के बीच में जिसका होता है वो परफॉर्मर है। तो राजस्थान के सभी जिले जो है ना वो कौन सी कैटेगरी के हैं? परफॉर्मर कैटेगरी के हैं। किसको छोड़कर? झुंझुनू को छोड़कर। झुंझुनू किस में आएगा? तो यहां आओ, झुंझुनू फ्रंट रनर में आएगा। झुंझुनू किस में आएगा? फ्रंट रनर में, है ना। 65 से ज्यादा, 100 से कम। तो यहां देखो झुंझुनू का कितना है? 66.44। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया। और अच्छा, एस्पिरियंट कौन सा होगा? एस्पिरियंट ये रेड वाला एस्पिरियंट होगा जिसका आपका एसडीआई स्कोर लेस देन 50 हो। तो राजस्थान का कोई जिला एस्पिरियंट नहीं है, राजस्थान का कोई जिला अचीवर नहीं है, राजस्थान का कोई जिला जो है ना वो सॉरी, झुंझुनू को छोड़कर कोई जिला जो है ना वो क्या नहीं है? ये फ्रंट रनर नहीं है। वापस से सुनना, राजस्थान का कोई जिला अचीवर नहीं है 5.0 में, राजस्थान का कोई जिला एस्पिरियंट नहीं है 5.0 में। झुंझुनू एकमात्र जिला है जो परफॉर्मर कैटेगरी में है, ठीक है। और राजस्थान के झुंझुनू को छोड़कर राजस्थान के सभी जिले कौन सी कैटेगरी में आएंगे? आपके परफॉर्मर कैटेगरी में आएंगे। अब इस वाले पर्सन को पढ़ो, यहां से इस वाले पर्सन को वापस से पढ़ो। देखो क्या कह रहा है। एसडीजी स्कोर राजस्थान का 59.11% है, ये सही है, पहला कथन। अंतिम रैंक जैसलमेर 50.63 और फिर 12 51.62, ये भी सही है। 5.0 में झुंझुनू एकमात्र जिला जो फ्रंट रनर श्रेणी में आता है, बिल्कुल सही है ना। तो 2 नंबर सही है। झुंझुनू जिले को छोड़कर शेष सभी जिले परफॉर्मर श्रेणी के हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। झुंझुनू कौन से में है? फ्रंट रनर में, और बाकी किस में है? परफॉर्मर में है। 12 एकमात्र जिला जो एस्पिरियंट श्रेणी में है, नहीं, राजस्थान का कोई जिला एस्पिरियंट श्रेणी में नहीं है, यह गलत हो गया। सीकर एकमात्र जिला है जो अचीवर है, राजस्थान का कोई जिला अचीवर श्रेणी में नहीं है। तो दोनों कथन क्या हो गए? गलत हो गए। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए, ब, से और द, मतलब पहला ही विकल्प आएगा, ए, ब, से और द। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये मैं आपको बता चुका, देखो राजस्थान 59.11 है, ठीक है ना। फिर यहां दे रखा है आपको, शायद पीडीएफ फॉर्मेट में जब ये आएगी फाइल आपके पास तो नजर आ जाएगा, ऐसे नजर नहीं आएगा, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आ गया भी करंट का टॉपिक जो है ना वो आपके सामने है, पढ़ो देखे। करंट का टॉपिक जो है ना वो आपके सामने आ रहा है, क्या है? सितंबर 2015 में यूएनओ ने ट्रांसफॉर्मिंग आवर अर्थ 2015 को स्वीकार किया। मतलब ये जो सतत विकास लक्ष्य हैं यूएनओ ने कब स्वीकार किए? सितंबर 2015 में। इंपॉर्टेंट है, पर्सन बनेगा। 17 लक्ष्य 169 उपलक्ष्य हैं, ध्यान रखना। ये लक्ष्य 1 जनवरी से, है ना, 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2030 तक प्राप्त किए जाएंगे। अब वापस से देखना, स्वीकार तो किए गए कब? एसडीजी लक्ष्य स्वीकार तो कब किए गए? 2015, सितंबर 2015 में। एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा, ये कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 2016 से। और कब तक प्राप्त किए जाएंगे? दिसंबर 2030 तक, ठीक है। 17 लक्ष्य जो है ना वो 4 दृष्टिकोण पर आधारित है। सामाजिक विकास पर आधारित 1 से 6, आर्थिक विकास पर आधारित 7 से 11, पर्यावरणीय विकास पर आधारित 12 से 15 और लास्ट सहभागिता पर आधारित 16 और 17 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बड़ी ही काम की चीजें हैं ये। साथ ही 17 सतत विकास लक्ष्य 5P की अवधारणा पर भी आधारित है। 5P का मतलब क्या होता है? देखो 5P का मतलब क्या हुआ, यहां से देखो। पीपल मतलब लोग, 5P का मतलब, 1P का मतलब पीपल लोग, प्लेनेट मतलब ग्रह, पीस मतलब शांति, पार्टनरशिप मतलब सहभागिता, और प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धता। और ये पूछा जा सकता है, इन 5P का अर्थ जो है ना वो आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, पीपल, प्लेनेट, पीस, पार्टनरशिप और कौन सा? प्रोस्पेरिटी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही काम का था। ये एसडीजी इंडेक्स मैंने आपको दे दिए हैं, जिसमें ये गरीबी का अंत पहला, दूसरा कौन सा है? भुखमरी समाप्त करना, तीसरा आरोग्य कल्याण है, चौथा जो ना गुणवत्ता शिक्षा, 5वां याद रखना लैंगिक समानता है, ठीक है ना। और उसके अलावा एक कहता है 10 नंबर असमानताओं में कमी लाना, है ना, ये 10 नंबर वाला काम का है। फिर ये मैंने आपको 15 दे दिए हैं, 16 और 17 जो ना वो सहभागिता से रिलेटेड है। और ये आपका करंट का टॉपिक शुरू हो गया है। जितनी भी फाइल्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।
VRL क्लासेस 07 आपका क्या है, टेलीग्राम चैनल है। SDG सूचकांक 2025, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025, और बड़े काम की है। भारत का स्थान 99, पहली बार भारत जो है ना टॉप 100 में शामिल हुआ है। इंपॉर्टेंट, कितने अंकों के साथ? 67 अंकों के साथ 167 देशों में भारत पहली बार शीर्ष 100 देशों में शामिल हुआ है। ध्यान रखना, पूछेगा 167 देशों में भारत का स्थान, भारत की रैंक 99वीं है, और भारत पहली बार किसमें शामिल हुआ है? शीर्ष 100 देशों में। कैसे हुआ है देख लो। यहां आपका 2024 वाला जो सूचकांक था, इसमें भारत 100वें स्थान पर था, है ना। 23 वाले में भारत 112वें स्थान पर था। शीर्ष स्थान पर फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। अपने लिए यह भारत वाला ध्यान है, भारत वाला ध्यान रखना। भारत पहली बार शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। 167 देशों में भारत की रैंक 99वीं है। अंक कितने हैं? 67 अंक है। आगे देखो, काम की चीजें लिखी हुई हैं। अगली चीज क्या कह रही है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। क्या कह रही है भैया? भारत 99, बांग्लादेश 114, पाकिस्तान 140 से आगे है। मतलब भारत जो है ना वो किस किस से? बांग्लादेश, पाकिस्तान से क्या है? आगे है। तथा भूटान 74वें नंबर पर, नेपाल 85वें नंबर पर, श्रीलंका 93वें नंबर पर, और मालदीव 53 नंबर से अपन क्या है? पीछे है। यह ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आजकल यहीं से भी जो है ना वो प्रश्न बनता है। भारत का SDG जो रैंक है ना, क्या वो पाकिस्तान से कम है या ज्यादा है? पाकिस्तान से तो क्या है? कम है। और सॉरी, पाकिस्तान से तो ज्यादा है ना। मतलब पाकिस्तान तो कितने पर है? 140, भारत 99 पर है। तो भारत का रैंक जो ना टॉप है पाकिस्तान से, और बांग्लादेश से भी टॉप है। लेकिन अपन पिछड़े हुए हैं किससे? भूटान से, जो 75वें नंबर पर है, सॉरी 74वें नंबर पर है। नेपाल 85वें नंबर पर, श्रीलंका 93, मालदीव 53। यूएसए SDG सूचकांक 2025 में अंतिम स्थान पर है 193 देशों में। क्योंकि अमेरिका जो है ना, उसने जो पेरिस जलवायु समझौता है 2015 वाला, उसको स्वीकार नहीं करता, है ना। कौन? अमेरिका। मतलब अमेरिका जो है ना UNFCCC के अंतर्गत जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनसे बाहर है, इस वजह से है। बाकी अगर यूएसए को छोड़े तो SDG सूचकांक 2025 में 167 देशों में अंतिम स्थान पर कौन है? सूडान है। कौन है? सूडान है। क्योंकि अमेरिका तो जो है ना इसका पार्ट ही नहीं है। सूडान ध्यान रख लेना, दक्षिणी सूडान जो है ना वो कौन से नंबर पर है? 167वें नंबर पर है। तो प्रश्न आपके सामने भैया जितना भी पड़ा है, क्या है प्रश्न? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पहली बार शीर्ष 100 देशों में शामिल हुआ। बिल्कुल, 99 अंक, 167 देशों में 99वां स्थान 67 अंकों के साथ। भारत का स्थान 99, राइट है। भारत का स्थान पाकिस्तान, बांग्लादेश से पीछे, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल से आगे नहीं। अपन श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल से आगे थोड़ी है। भारत तो क्या है? पीछे है। हाँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश से क्या है? आगे है। यही सही है। शीर्ष स्थान पर फिनलैंड, स्वीडन देश है। बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत हो गया? आपका C नंबर जो है ना इसका गलत हो गया है, ध्यान रखिएगा। फिर एक कुछ लक्ष्य हैं, स्पेशल लक्ष्य हैं, हो सकता है यहां से प्रश्न बन जाए, तो वह मैंने यहां डाले हैं। ग्लासगो में जो आपका 26 हुआ था ना कोप, उसमें भारत ने अपने 5 बिंदुओं वाली पंचा अमृत रणनीति जो है ना वो घोषित की। क्या थी? वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% किससे पूरा करेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेंगे। ये भारत का लक्ष्य है कि भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% किससे पूरा करेगा? नवीकरणीय ऊर्जा से। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। किसने? भारत ने। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा, और वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट ये नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का लक्ष्य है। वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन तीव्रता को सकल घरेलू उत्पाद के 45% तक लाना लक्ष्य है ना। 1 अरब टन तक इसको क्या करना है?
कम करना है 2030 तक। 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक क्या करना है, कम करना है। और लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है, वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जो कब प्राप्त किया जाएगा, वर्ष 2030 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ये अम्लीय वर्षा है। ट्रेडिशनल जो है ना वो आपका टॉपिक शुरू हो गया है। ठीक है, ट्रेडिशनल टॉपिक क्या कह रहा है ये भी थोड़ा सा पढ़ लेना। अम्लीय वर्षा है ना, अम्लीय वर्षा क्या कह रही है, जटिल पर्यावरणीय समस्या जिसकी उत्पत्ति जीवाश्म ईंधन के कारण से होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जल और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं और क्रमशः क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाते हैं। ये अम्ल फिर जल की बूंदों में घुल जाते हैं, जिससे अम्ल वर्षा या अम्ल वर्षा जो है ना वो आपकी होती है। मतलब SO2 प्लस H2O, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और जल जब मिल जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, मतलब H2SO4 बनेगा। ये सबसे ज्यादा योगदान देता है कौन से वर्षा में, आपकी अम्लीय वर्षा में 70% जो योगदान होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का ही होता है। फिर HNO3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो HO2 के साथ जब अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा, HNO3 और नाइट्रिक अम्ल, जिससे क्या होगी, अम्लीय वर्षा होगी। ध्यान रख लेना, मतलब ये दो शब्द ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल कौन सा, HNO3, ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। पर्यावरणीय समस्याओं में ओजोन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओजोन गैस की परत सामान्यतः समताप मंडल स्ट्राटोस्फेयर में पाई जाती है। इसकी सबसे ज्यादा सघनता 10 से 50 किलोमीटर या 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर या 19 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरणों का अवशोषण कर लेती है, जिससे हानिकारक किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। अतः ओजोन गैस की परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच या पृथ्वी का सुरक्षा छतरी या फिर सुरक्षा छाता कहा जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल पर्सन है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। हालांकि आजकल यहां से प्रश्न नहीं आते, लेकिन फिर भी आ सकते हैं ट्रेडिशनल। ओजोन गैस का क्षरण करने वालों में कौन है, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पहले बोल चुका मैं आपको, है ना। क्लोरीन का एक अणु 1 लाख ओजोन के अणु को तोड़ देगा। और फिर ये कौन सा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रस है। और फिर कौन सा है, हेलोजेंस है। आ जाओ रे भैया, देखिए अगले पर्सन की तरफ बढ़ो रे भैया। जलवायु परिवर्तन का कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ था, सन 2009 में हुआ था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी करंट का था वो मैं आपको पर्यावरणीय समस्याओं से रिलेटेड करवा चुका। ठीक है, आज का सेशन जो है ना आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। शेयर भी कीजिएगा अच्छा लगा तो, कंटेंट को लाइक भी कीजिएगा अच्छा लगा तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन संभवतः है पेपर सॉल्यूशन होगा, तो जरूर जुड़िएगा। किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है चेक कीजिएगा जब टेस्ट पेपर सॉल्यूशन आए नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।